मार्गदर्शन करिए, हमें लाभ कीजिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। ओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में 12-13 साल से मैं घूम रहा हूं, लेकिन जब जब गुजरात आता हूं ये पता करना पड़ता है कि यहाँ के लोग सोते कब हैं। बहुत साल पहले तक गुजरात को लोग यही जानते थे, ये मीठा खाना खाते हैं, ये फौज में नहीं जाते, ये बीच बीच में एक आध गांधी भी पैदा कर देते हैं। लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं। पूरे देश के लोगों को गुजरात का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे समय में जो एक बड़ा आसान लोगों को लगता है कि कार्यक्रम जब भी होते हैं जब चुनाव होता है, लेकिन गुजरात में किसी मौसम में भी प्रोग्राम कर लीजिए, हाउसफुल ही रहता है। मैं पिछले 2-3 दिन से दिल्ली से बाहर हूं। मुझे कुछ बातें मैं अपनी जरूर कहूंगा, लेकिन इतने गणमान्य नागरिकों के बीच में मुझे अपनी बात कहने के लिए हिंदू जन जागरण समिति एवं वैदिक संस्थान आर्य समाज, श्री कपिल भिमाणी जी, राकेश लुखी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि अगर ये कार्यक्रम कहीं रिले हो रहा होता अभी, तो इसका एक मतलब ये भी लगाया जाता कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अब इसे कोइंसिडेंस तो मैं नहीं समझता, क्योंकि ये प्रोग्राम तो काफी पहले तय हुआ था, लेकिन एक बात सच है, बहुत लंबे समय के बाद आपको अपने सनातनी होने का एहसास हुआ है। इसलिए जो लोग महाराष्ट्र में वोट जिहाद की बात कर रहे थे, उनको धर्म युद्ध ने हरा दिया है। और यह भी तय कर दिया कि किसी पिता का नाम लेकर के, महान पिता का नाम लेकर के कुछ दिनों के लिए सत्ता पे काबिज हुआ जा सकता है, लेकिन आपने, महाराष्ट्र की जनता ने ये तय किया कि एक चाय बेचने वाले के नेतृत्व में जो सब्जी बेच रहा था, आपने सब्जी बेचने वाले को जिताया, और जिसने अपने बाप को बेच दिया उसे उसकी औकात दिखाई। इसलिए लोग इसको कह सकते हैं पॉलिटिकल एंगल में ये जीत हार है, ये सच मायने में सनातन हिंदू की जीत है।
राजनीति में एक महाराष्ट्र का लीडर जिसने अपने राजनीतिक कैरियर में 8 बार गिरगिट की तरह रंग बदला, उसको भी उसकी औकात दिखाई। अगर ये सिलसिला चला जो 10 साल से चल रहा है, पहले भी अपने कई में वक्तव्य में कह चुका हूं, किसी मनुष्य से, किसी परिवार से, किसी जाति से, किसी राज्य से भूल हो जाती है, उस भूल को सुधार ले अगर कोई समय रहते, तो उससे बड़ा कोई महान नहीं होता। अगर इस देश में गुजरात के एक नागरिक ने जिसे इतना अच्छा प्यार दिया, इतना महान व्यक्ति बनाया, अगर गुजरातियों ने किसी एक महान को राष्ट्रपिता बनाया और उनको ये लगने लगा कि ये राष्ट्रपिता लायक नहीं है, तो आपने अपना प्रायश्चित 2014 में पूरा कर दिया। और ये मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि सनातनी हिंदू परंपरा में कोई पद से बड़ा नहीं होता। सनातनी हिंदू परंपरा में उम्र से बड़ा होता है। अगर रिक्शा चलाने वाला आदमी भी उम्र में बड़ा है, तो आपको उससे अपमानित भाषा से नहीं बल्कि छोटे होकर बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है कि जो बहुत बड़े पद पे है वो महाज्ञानी है, जबकि मैं ये मानता हूं बहुत बड़े पदों पे महामूर्ख ही पहुंचते हैं। इसलिए आपको बधाई हो, महाराष्ट्र की ये जीत लंबे समय तक लोगों को याद रहेगी। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, उसमें जीत हार होती है, लेकिन एक बड़ा क्रिटिकल समय होता है जब वो जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक ऐसे समय में है जब इस देश की और राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने पूरे चरम पर थी और सिर्फ किसी पार्टी को वोट दिया है, कोई पार्टी जीती है, मैं इससे खुश नहीं। एक व्यक्ति जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो 2 कौड़ी का एमएलए था, उस शख्स ने अपनी सरकार के ताकत में हमारे एक दोस्त, बेहतरीन इंसान और एक चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला। और ये उसके शब्द हैं कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो आत्महत्या कर देगा। आज अर्नब गोस्वामी जहां बैठे हैं दुनिया जानती है, उसको बुरी तरह हराया गया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आत्महत्या करेगा। ऐसी ताकतें जो सनातन हिंदू की आवाजों को टेलीविजन पे प्रखर करें, मुखर करें, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को इस चुनाव में बुरी तरह परास्त किया है। इसके लिए गुजरातियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात कहनी है, यहां महाराज बैठे हो, उनका प्रणाम करना चाहता हूं। महाराज जी, जब कोई भी हमारे बीच में से बड़ा काम करे, खास तौर से राष्ट्र के प्रति करे, वो हमारा है कि नहीं है, कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसकी जाति क्या है, उसका इलाका क्या है, मुझे लगता है कि अगर हम अभी भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं तो हमें बाहर आना चाहिए। और पिछले 7-8 सालों में इस बीमारी का इलाज बहुत हुआ है, इसलिए ऐसे बीमार लोग अब कम होने लगे हैं।
इसलिए मैं अपनी बात को किसी से छुपाता नहीं हूं और जो है वही कहता हूं, चाहे किसी को कितनी भी बुरी लगे। इसलिए एक युवा जो शायद हमसे भी आधी उम्र के होंगे, उससे भी कम उम्र होगी, उस बच्चे ने एक पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ा कर दिया है। बड़े बड़े मथाधीशों को अच्छा नहीं लगता होगा, उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है, बहुत कमेंट सुनता रहता हूं, ये कल का बच्चा है। ये कल के बच्चों ने ही 2014 पैदा किया है, ये मथाधीशों ने नहीं किया है। उस बच्चे ने अगर ये प्रण लिया है और इस देश में सबसे ज्यादा लोग उसके साथ खड़े हैं, तो भले ही हम फिजिकली वहां न जा पाए, लेकिन उस युवा को, जिसे हम सब लोग बाबा बागेश्वर धाम, वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज, इस युवा संत को जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर के पूरे देश में एक यात्रा के लिए निकले हैं, इस सभागार में जो जहां बैठा हो, जहां से भी वो निकले, अपनी पूरी ताकत के साथ उसे समर्थन दें। अगर कोई युवा भी इस देश को चेतना उसको जगा सकता है, तो वो हमारे लिए सबसे पूजनीय है। ये सोच के नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे हमें इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये युवाओं का दौर है, युवा सत्ता पे जा रहे हैं और युवा सत्ता बदल रहे हैं। ऐसे में एक युवा संत को भी हमें अपना समर्थन देना चाहिए। दूसरा एक नैरेटिव है जो आज के युवाओं को शायद भ्रमित करता है। बदले हुए दौर में हमको अपने स्लोगन, नारे, इन सब को बदलना चाहिए, क्योंकि आज युवा पीढ़ी जो हमारे बीच में है, जो 15 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, 21 साल का बच्चा है, वो एक संचार क्रांति के दौर में पैदा हुआ है। वो दौर नहीं है जब हमको कुछ भी पूछना होता था तो अपने बड़ों के पास जाते थे और बड़े जो बताते थे वही हम लोग मान लेते थे। इस संचार क्रांति में कोई कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी हो, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर किसी मंच से कहीं कोई भाषण दे, कोई बात कहे और ऐसी बात कह के चला जाए जो उस युवा को समझ से बाहर हो, तो ये कतई उम्मीद मत कीजिए कि वो युवा आपकी बात को मान लेगा। उस युवा से मेरी अपील है कि आप तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक और फैक्ट के साथ इस संचार क्रांति पे बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े लोग जब बोलते हैं उनकी बातों को जानिए, और जब तक आप वेरीफाई न कर लें तब तक ताली भी मत बजाइए। ये एक तरफा संवाद नहीं है, ये आसान नहीं कि गुजरात में 9:30 बजे न कोई चुनाव है, न किसी किस्म का कोई उत्सव है, मुझ जैसे साधारण आदमी के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। नहीं तो हमने देखा है कि नेताओं के फंक्शन कराने के लिए भीड़ ट्रक में आती थी। लोगों को यह भी बताया जाता था कि इस सभा के बाद खाने का भी प्रबंध है। खाने का प्रबंध नहीं है, आपको रोकने का प्रबंध है। यहां जितने लोग बैठे हैं, इतने गणमान्य नागरिक हैं, उनकी अपनी अकेले की हैसियत बहुत होगी, लेकिन वो यहां आए हैं तो उनके मन के अंदर इस राष्ट्र के प्रति कोई चिंता का भाव है, जिसके लिए वो यहां आए हैं। इसलिए चुनाव तो भारत में एक ऐसा पर्व है जो पूरे साल चलता है। मैं अभी कोई अक्टूबर के महीने में, सितंबर के लास्ट में कीनिया में मौजूद था। कीनिया में बुलाने वाले
प्रोग्राम करने वाले पूरे कीनिया से लेके नाइजीरिया और युगांडा में घुमाने वाले सारे गुजराती थे। मैंने कहा मैं तो यहाँ कीनियन को देखने आया था, मुझे पता ही नहीं कि आपने यहाँ भी कुछ और कर रखा है। और वहां सभाएं हुई, उसमें 21-22 सभाओं में मैंने हिस्सा लिया, लेकिन एक सभा हुई जो मैंने वहीं कहा, मैं हिसाब मंच से चुकता करके जाता हूं, उधार लेके नहीं जाता हूं। एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, उसमें मुझे बोलना था, और मुझे जब ये बताया गया कि ये लौवा पटेल का कार्यक्रम है, बस उन्होंने मुझे बताया, बस यही गलती की। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सम्मान किया उन्होंने, लेकिन मैं अपनी बात को घर लेके नहीं जाता हूं, जो कुछ होगा यही कह के जाऊंगा। उस कार्यक्रम को कोई 3 घंटे मैंने संबोधित किया और एक बात कही, और जब जब गुजरात आता हूं तब तक ये कहता हूं, पूरा भारत गुजरात को 2 हिस्सों में जब देखता है, मैं आज की गुजरात की बात नहीं कर रहा, एक गांधी जी के नाम से गुजरात को देखता है और एक सरदार पटेल के नाम से गुजरात को देखता है। मैंने वहां भी कहा, और क्योंकि गुजरात की हर सभा में बोलता हूं, इसलिए यहां भी कह रहा हूं, आप लौवा पटेल हैं, आप कड़वा पटेल हैं, इससे पूरे देश को कोई मतलब नहीं है, पूरा देश सिर्फ सरदार पटेल को जानता है। इसलिए कोई भी ऐसी रेखा, कोई भी ऐसी लाइन हल्की सी भी मत खींचिए जिससे हम बढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और जब मैं यहां आया तो मुझे नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ बोला है, और यहां मैंने युवाओं को देखा, वो टी शर्ट पहने हुए हैं, उस पे लिखा है कटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, इसके दूसरा नैरेटिव भी है, जब आपके मन में चोर होता है तो आप वही सोचते हैं जो आपके अंदर होता है। यह पहला जुमला है कि जिनको समझना था वो समझ गए, लेकिन बाकी लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये बोला गया है कि कटेंगे तो कटेंगे, इसलिए आप मुसलमानों को काटना चाहते हैं, ये तुम सोच रहे हो, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने तो कहा भारत के लोग बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि सन 1947 में पिताजी के कारण 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की हत्या हुई थी। तब न योगी था, न बीजेपी थी, न जनसंघ था, न कोई और था। अब ये आपके मन का चोर है कि योगी जब ये बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, तो आप परेशान रहिए। जिनको समझना था उनको समझ में आ गया किसे काटना है और किसे बांटना नहीं है, और उसका सीधा असर महाराष्ट्र पे नजर आता है। आप किसी को वोट दें, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, सनातनी हिंदुओं से एक ही अपील है मेरी। आप सब जानते हैं मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, न मैं राजनीति में दूर दूर तक हूं, और टिप्पणी भी बहुत कम करता हूं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है कि अगर आपने बड़ा काम किया है तो उसके लिए आपको शाबाशी देनी चाहिए। आप कुछ भी हैं, क्या आपकी जाति है, क्या आपका स्टेटस है, आप भारत के किसी कोने में रहते हैं नहीं रहते, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा एक ही इंटरेस्ट है, 5 साल में एक दिन के 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, कोई इतनी कीमत नहीं मांग रहा मैं आपसे कि आप न दें।
और गुजराती तो ऐसे लोग हैं कि 2014 में अपना आदमी दे दिया आपने, 15 साल की ट्रेनिंग के बाद दिया आपने, और जब वो 19 में कमजोर पड़ने लगा तो दूसरा वाला दे दिया आपने। तो आप तो दानवीर लोग, लोग 10 रुपए नहीं देते, आपने तो करोड़ों की चीज दे दी। इसलिए 5 साल में एक दिन और एक दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा, 1 घंटे में से 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट की बात करता हूं, बाकी आप जो दिल चाहे करें। जब भी वोट देने निकले, आपको जो रहना है रहिए। आप किसका समर्थन करते हैं, किसका नहीं समर्थन करते हैं, पार्टियां जाएंगी आएंगी, बनती बिगड़ती रहेंगी, राष्ट्र बचाना इंपॉर्टेंट है। ये पार्टियां क्या है, ये दुकानें हैं। मैंने बताया कि महाराष्ट्र में एक गिरगिट था जो बुरी तरह हार गया है, 8 बार बदला। जिस पार्टी में विदेशी नागरिकता के चलते, विदेशी महिला के चलते उसने पार्टी को छोड़ा, 8 बार गिरगिट की तरह रंग बदला, इस बार उसे सत्ता ने बदल दिया। इसलिए इसमें मत जाइए, कोई इधर था तो वो महान हो गया, उधर था तो कोई महान हो गया। ये सब बदलते हैं, ये दुकानें हैं, जो प्रॉफिट की दुकान होती है उसी का माल बिकता है, वहीं चले जाते हैं। आप सनातन की दुकान को इतना मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि सबको इसी में आना पड़े और आपकी शर्तों पे आना पड़े। और आपका आदमी जानता है कि ये दोबारा वापस जा सकता है, तो उससे कहता है वेटिंग लिस्ट में रहो, अभी मंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए सिर्फ 5 साल में 1 मिनट के लिए जब भी घर से निकले, ना आप कड़वा पटेल हैं, न लौवा पटेल हैं, ना आप जैन हैं, न बौद्ध हैं, न ये हैं, न वो हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए जब वोट डालें तो अपने मन मस्तिष्क में भारत राष्ट्र को सोचें और सनातनी होकर वोट दें, बस समस्या सॉल्व हो जाए। बाकी आपको जो कुछ करना है करिए। और इस यात्रा में सिर्फ एक ही निवेदन है कि जिस विषय को नहीं जानते, जिस विषय के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, जब तक उस विषय की जड़ तक को न जाने तब तक उस विषय पे बोलिए मत। हमारे नेताओं को आदत पड़ गई है, कुछ भी बोल देते हैं, उनके स्वार्थ होते हैं, वो अपना प्रॉफिट लॉस देखते हैं, लेकिन उससे ये मत लगाइए कि यही बात सच है। आज संकट सिर्फ इस बात का है कि सनातनी हिंदू को झूठ बोलने और झूठ सुनने की आदत हो गई है। इसलिए कोई कुछ भी कह रहा है, आप उन शब्दों पे ध्यान नहीं देते। इसलिए एक शब्द कितना अनर्थ कर देता है, इसका अंदाजा नहीं है आपको। और जो काम जिन लोगों का था उनको बताना चाहिए था, वो नहीं बता रहे, तो मेरा कोई उनसे शिकायत नहीं है। लेकिन इस यात्रा में मेरा एक ही मकसद है, सच जानिए और फिर उसे पूरी ताकत से बोलिए, बिना डरे बोलिए। इसकी चिंता मत कीजिए कि आपके सच से कुछ लोग नाराज हो जाए। जो कल नाराज होते हो वो अभी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये बोलना बंद कीजिए, सारे धर्म बराबर हैं। क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ मजहब नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, आजकल एक फैशन चल गया है कि लोग ताली बजाएंगे, वाह 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 वाह, क्या बात नहीं है, नेताजी बहुत महान है, नेताजी बहुत सेकुलर है अगर उन्होंने ये शब्द कहा है। बिल्कुल नहीं। नेताजी को झूठ बोलने की अधिकार है, मुझे नहीं है, इससे मैं नहीं बोलूंगा। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का बड़ा झूठ है और इतनी घुट्टी पिलाई गई है आपको कि आप यही समझते हैं। धर्म का अर्थ लिटरेचर में, साहित्य में, हमारे संस्कारों में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है। एक राजा का धर्म क्या? मजहब का पर्यायवाची नहीं हो सकता। मजहब का पर्यायवाची पंथ हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता।
इसलिए जो लोग आने अनजाने में ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, वो कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। इसलिए फैक्ट सच बोलिए। ऐसे ही आपने एक शब्द सुना होगा, बहुत लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, बोलते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। 2 बार बोलिए अपने मन से, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। जो बता रहा है वो सच में सही बता रहा है, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। आपने पीस की स्पेलिंग गलत समझी है। और मैं कोई बात इमोशनल होकर नहीं कहता, मुझे किसी को नीचा ऊपर दिखाने का कोई नहीं है, मैं अपनी बात पूरी तर्क पर रखता हूं। बहुत सारे लोगों को आजकल बीमारी हो गई है कि भाईजान को गले लगाना है, चाहे भाईजान गले लगाते लगाते जान ले रहे पिछले 700 साल से, लेकिन हमें भाईजान को गले जरूर लगाना है। जो इस्लाम रेगिस्तान में 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की जाने के बाद वहां से शुरू हुआ, जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए, पता नहीं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद की एक बेटी थी फातिमा, उनकी शादी अली से की गई। उनकी बेटी के 2 बच्चे थे, एक का नाम था हसन, एक का नाम था हुसैन। सत्ता की लड़ाई में कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कौन दूसरा मैसेंजर बनेगा, उस सत्ता की लड़ाई में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद जब सुबह फजर की 4:30 बजे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और जैसे ही सजदे में उन्होंने नीचे सर किया, उनकी गर्दन उसी मस्जिद में बैठे हुए मुसलमान ने काटी। वहां कोई रामलाल, श्यामलाल, बीजेपी, आरएसएस नहीं गए थे। उनकी बेटी का घर जला करके मारने वाले भी मुसल्लत इस्लाम वाले मुसलमान थे। उनके दोनों बेटों हसन हुसैन को करबला के मैदान में पहला कलमा तैयब तैयबा ने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उनकी गर्दन काटी, वो भी मुसलमान थे। तब न राष्ट्रीय जनता दल थी, न बीजेपी थी, न बजरंग दल था, न कोई भी था। जो मुसलमान मोहम्मद के सगे नहीं हुए वो आपके सगे होंगे। इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने इस देश को बांटने के लिए 1946 में इस देश के मुसलमानों ने, ये कोई नेता नहीं कहेगा कि उसको वोट चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन खुशी है कि ऐसे साफ बोलने वाले लोगों को आजकल आपने जिताने का हुनर सीख लिया है। 1946 में, जनवरी 1946 में भारत के अंदर चुनाव हुआ। ये पता नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजों को छुपाने के कारण इसके पीछे एक और कहानी है जो 1946 की इंपॉर्टेंट है, जिसे कम लोग बताते हैं, अपने स्वार्थों के हिसाब से उसको डाइवर्ट करते हैं। इसलिए कि इस सभा में कई बेटियां मुझे बड़ी यंग और कई बच्चे यंग नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बात को एक बार घर जाके वेरीफाई जरूर करना। आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं है कि मैं जो कुछ भी कहूं और आपको उसमें डाउट हो तो वेरीफाई ना करें। मुझे भी 10 बार वेरीफाई कीजिएगा। और गुजरात में कहीं भी आता रहता हूं, गुजराती मुझे बुलाते रहते हैं, वहीं मंच पे खड़ा होगा तो आप पूछिएगा पुष्पिन जी आपने फला सभा में ऐसा बोला था, ये गलत बोला था। मेरी स्पीच उस दिन आखिरी स्पीच होगी। ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है हमको बोलना है, बोलने के पैसे मिलेंगे इतना बोलना है, ये धंधा। ये यहां से चुना है, यहां से नहीं चुना है। जनवरी 1946 में देश के अंदर चुनाव हुए। उस चुनाव में उस समय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। बीमारी आज की नहीं है। 46 के अंदर जब चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए
492 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं और 492 सीटें सिर्फ मुसलमान ही उस पर खड़े होंगे। चुनाव हुआ 492 सीटों में से कुल सीटें थी 1585। चुनाव हुआ उसमें से 492 सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और बाकी मुसलमान जो कांग्रेस में थे उन्होंने जीती। और उस चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा था, हर कीमत पर लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। ये उनका स्लोगन था। और उसके बाद चुनाव हो गया, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिले, सरकार बन गई, मुस्लिम लीग वही रही। और उसके बाद मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैबिनेट मिशन प्लान ने आते ही यहां यह कहा कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। लेकिन पिताजी के कान में यह कहा कि यह सत्ता का हस्तांतरण हम कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में भी हमारी पहली पसंद फूल वाले चचा हैं। गांधी जी को वो समझा गए। गांधी जी का यहां से मैंने फिर कहा, उनकी उम्र, उनका कद, इससे वो बड़े हैं। उनकी आन बान शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, कोई अशब्द नहीं बोलना चाहता, पूरे सम्मान के साथ। लेकिन जहां मैंने शिक्षा प्राप्त की है वहां यह कहा है कि जो कितना भी बड़ा हो, उसने अगर कोई जघन्य अपराध किया है तो सम्मान के साथ उसके जघन्य अपराध को एक्सपोज करें। गांधी जी ने जो रिटन में है, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता, सब रिकॉर्ड पर है। जैसे ही ये हुआ तो उनको लगा, क्योंकि उस वक्त मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और कहा गया कि भाई सत्ता तो कांग्रेस को देंगे ही और चचा जान को देंगे। तो चुनाव की घोषणा हुई तो आप सबको ताज्जुब होगा, उस समय के कांग्रेस में कैसे लीडर थे। ये आज की कांग्रेस नहीं जो आलू से सोना बना रही है, बनाएगा महाराष्ट्र में सोनी बनेगा। उस समय के कांग्रेस में लीडर थे, अच्छे लीडर थे, महान लीडर थे, विजनरी लीडर थे। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा का जब समय आया कि कांग्रेस के अंदर पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, उस समय के कांग्रेसियों ने यह जानते हुए कि पिताजी की चाहत क्या है, पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना पार्टी के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। लेकिन पिताजी तो पिताजी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में गए और कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है, और उनके दबाव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने के लिए जवाहरलाल नेहरू को उम्मीदवार बनाना पड़ा। लेकिन उनसे भी बड़े महान कांग्रेस के वो लोग हैं। चुनाव हुआ, 15 प्रांतीय असेंबलियों से 15 वोट पड़े। महान गांधी जी ने, आदरणीय गांधी जी ने अपने सबसे विश्वास पात्र को उस सब पूरे चुनाव प्रक्रिया का संचालन का जिम्मा दिया। ताज्जुब करेंगे आप, 15 वोट पड़े, 15 में से 2 वोट आज के बच्चों के लिए मान लो नोटा थे, 1 वोट पट्टाभी सीतारमण को मिला, और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस देश की पैदाइश
आधुनिक काल में जब हुई, मैं उस दौर की बात नहीं कर रहा, 47 में इसने दूसरा जन्म लिया। उस जन्म क्या भ्रूण हत्या जो आज शब्द है वो तो उसी दिन हो गई थी। जिस आदमी को 12 वोट मिले, आज के बच्चे समझते हैं ईवीएम हैक हो गई। अभी महाराष्ट्र में शुरू हो गई है, विलाप शुरू हो गया। अभी ये विधवा विलाप चलेगा बहुत दिन तक। और झारखंड में ठीक है, यहां की खराब हो गई, मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया। अभी शुरू होगा कल से, कुछ इलेक्शन कमीशन पर रोएंगे, कुछ कहीं रोएंगे। इस देश में जब चुनाव पहला 1946 में हुआ, देश के प्रधानमंत्री बनने का चुनाव हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। जब उस चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हुई कि पहले तो एक आदमी जो उम्मीदवार उस पार्टी ने बनाया नहीं था उसे उम्मीदवार बनवाया, फिर उसके बाद जब वोट पड़े तो उसको एक भी वोट नहीं दिया, और सरदार पटेल जिसे 12 वोट मिले, उसके बाद गांधी जी खड़े हो गए अपनी मुद्रा। और जो शब्द उन्होंने बोले, एक स्वाभिमानी आदमी, एक मजबूत आदमी जिसका कद सत्ता में था इसलिए बड़ा नहीं था, उनका अपना कद बहुत बड़ा था। एक बार उन्होंने कहा अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। स्वाभिमानी आदमी ने अपना नॉमिनेशन लिया, वहीं खड़ा उठ के चले गए। आज हम जिस बात को देख रहे हैं ये इस बेईमानी से उपजा हुआ कांग्रेस पार्टी है। और बताया जाता, आजकल बड़े जुमले डायलॉग चलते हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया। कहां बताएं? नहीं, मैं तथ्यों में पूछ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद किया, अद्भुत, कमाल है। कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन था? बच्चे बताएं। सर आप बच्चे का हैं। एक अंग्रेज अफसर जो खुफिया विभाग में काम करता था, वहां की सीक्रेट सर्विस में काम करता था। जब तक आप उन चीजों को नहीं समझेंगे, वर्तमान राजनीति पे, वर्तमान भारत के हालात पे आप फिर आधी अधूरी जानकारी से बोलेंगे। इसलिए ये सब बात का पर्पस यही है कि जो 17 साल का, 16 साल का, 20 साल का बच्चा बेटी जब बोले तो कोई उसकी उम्र को न देखे, वो ये देखे कि ये जो बोल रही है इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं ऐसे युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी करने के लिए निकला हूं, बस, और कुछ भी नहीं। ये जो ठेका है कि हम बच्चे क्या जानते हैं, हम जानते हैं, गलतफहमी के शिकार हैं। नहीं, इस संचार क्रांति के दौर में इन बच्चों को सिर्फ इक्विप्ड कर देना है। इनको नहीं बताना है कहां वोट दो, तो ये जानते हैं कहां वोट देना है, लेकिन इनको इंफॉर्मेशन गलत बताई गई है। ये बच्चे समझ रहे हैं कि गांधी जी ने अनशन किया, अंग्रेज डर गए और वो हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। उन 1857 का जिक्र सुना है कभी आपने? 1857 ग्रेट म्यूटनी सुना होगा। मैं आज भी मानता हूं कि अगर वो समय कोई उठ के खड़ा हो जाता तो ये जो दिन है वो नहीं देखना पड़ता। 1857 में उत्तर प्रदेश के एक शहर जिसे दुनिया बलिया के नाम से जानती है, कहा जाता है, वहां कहावत है कि बलिया के लोग बागी होते हैं। एक ब्राह्मण, इसलिए मैंने कहा नाम के आगे आपके क्या लगा है उससे आप ब्राह्मण हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि भारत अनंत अनंत काल से जाति प्रधान नहीं कर्म प्रधान देश रहा है। इसलिए आपने किस मां के पेट से जन्म लिया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपका कर्म तय करेगा कि आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं कि बनिया। एक जनेऊधारी ब्राह्मण
उनको सल्यूट करता हूं मैं। और इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण थे तो थे, उन्होंने कर्म ऐसा किया था मेरी निगाह में कि उससे उच्च कोटि का ब्राह्मण नहीं हो सकता। एक आदमी सेना में भर्ती हुआ, उस समय हमारी सेना नहीं थी, उनकी सेना थी, लेकिन उसका कन्विक्शन देखिए कितना हाई था। अंग्रेज की नौकरी मिलने वाली तनख्वाह से घर चलाने के लिए उसने वो ज्वाइन नहीं की थी। कितना स्ट्रॉन्ग मिशन रहा होगा। हम ये मानते हैं कर्म से, भले ही वो एक ब्राह्मण थे, बलिया थे, लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय साबित हुए। जब समय आया तो उस जनेऊदारी ब्राह्मण ने ये नहीं सोचा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा काम थोड़ी नहीं है। उनको लगा कि इस समय, इस मोमेंट ये मुझे ही करना है। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर के सीने में 4 गोलियां उतार दी। उस आदमी का नाम बताइए क्या? मंगल पांडे। मंगल पांडे की इस घटना को ध्यान रखेंगे तो आपको इतिहास की जो कड़ियां मैं बताना चाहता हूं, जिससे आपको आज का भारत समझ में आएगा कि ये जात किधर रहा है, तब को शायद आपको बेहतर लगेगा। मंगल पांडे हॉल में बैठे हैं हम। वाह, ग्रेट, ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ। ये बलिया के लोगों को पता चलेगा कि एक आदमी के कारण गुजरात में इतना बड़ा हॉल बना हुआ है। ये काम गुजराती कर सकते हैं, ये कोई और कर नहीं सकता है। आप मंगल पांडे इसका नाम न भी रखते तो कोई आपसे कुछ शिकायत नहीं करता, लेकिन ये बताता है कि खाकड़ा फाफड़ा खाने वाले लोग भी मंगल पांडे को अपना हीरो बना। वो किस इलाके का था, क्या था, उसकी शूरवीर, उसकी बहादुरी के कारण आपने नाम उसका रखा है। कोई वो देश का प्रधानमंत्री नहीं था। मंगल पांडे की उस घटना ने ब्रिटिशर्स को परेशान किया और उस घटना के बाद ब्रिटिशर्स ने यह समझ लिया, क्योंकि हमारे समाज में कर्तव्य से जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को इस समाज में एक औहदा, एक इज्जत प्राप्त है कि ब्राह्मण को लोग कॉपी कर सकते हैं, ब्राह्मण की बात का अनुसरण कर सकते हैं। यह डर उनको पता था, इसलिए बहुत खामोशी से उस घटना के दबाने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया और उस पे लंबे समय तक भारत के अंदर की जो जाति व्यवस्था थी, इसकी स्टडी की कि आखिर कैसे हर आदमी अपनी अपनी भूमिका यहां निभाता है और किस तरीके से ये एक दूसरे से बुने हुए हैं, अलग अलग नहीं। इसकी स्टडी करने के बाद उन्होंने एक आदमी को ग्रेट ब्रिटेन से हिंदुस्तान भेजा। हिंदुस्तान के अंदर एक शहर है उत्तर प्रदेश, जिसे आजकल लोग योगी प्रदेश के नाम से जानते हैं, और उस उत्तर प्रदेश में इटावा नाम की एक जगह का उसे कलेक्टर बना के भेजा और उसको एक मिशन दिया गया। वो कलेक्ट्री कर रहा था, लेकिन कलेक्ट्री तो सिर्फ एक मुखौटा था। जो मिशन दिया गया, उस मिशन को अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आलू से सोना बनाने वालों पे आप हंसोगे नहीं। उस आदमी ने इस मिशन के तहत इस भारतीय समाज में जो लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, थोड़ा पैंट शर्ट टाई में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिन्हें अपने बाप की धोती पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिन्हें अपने हिंदू होने पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिन्हें तिलक लगाने के ऊपर कॉम्प्लेक्स होता है, जिन्हें अंग्रेजी झाड़ने में लगता है बहुत रोगे, ऐसे लोगों को चुनो। और ऐसे लोगों को चुनने के बाद एक क्लब बनाया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि उनकी गिनती इतनी कम है कि अगर हिंदुस्तान के 500 लोग ये तय कर लेते कि पत्थर मारेंगे, अंग्रेज उसी दिन चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अलग अलग टाइप के नारे हैं। अतिथि तो हमारा भगवान होता है। हमने उन्हें फूलों से स्वागत किया, उन्हीं फूलों की जगह एक पत्थर फेंक देते, शाम को अंग्रेज वापस लौट जाते। लेकिन नहीं हुआ, हम अपनी संस्कृति से नहीं बदले।
लेकिन उसी को ध्यान में रख करके उस अंग्रेज अफसर को यह काम दिया गया कि जब भी कोई वायलेंस होगा तो हम सामने क्रांतिकारियों से बात नहीं कर सकते, लिहाजा क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच में एक वॉल खड़ी करनी है हमको। जब भी कोई ऐसा हादसा होगा हम उन लोगों से बात करेंगे जो दीवार है, वो फिर अपने लोगों को जाके समझाएंगे। उसमें बापू ने बड़ी भूमिका तैयार की। और उसके बाद उसी अंग्रेज अफसर जो खुफिया विभाग से आया था, जो इटावा का कलेक्टर था, उसी ने एक क्लब बनाया। उस क्लब का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आज ये पप्पू जो है ये नहीं जानता कि ये कहानी उसको किसी ने सुनाई नहीं, किसी को पता है नहीं। उस आदमी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस एक क्लब था, वो इसीलिए बनाया गया था कि जब भी कोई झगड़ा होगा इनको हम आगे कर देंगे। उसका नाम था A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। और उस कांग्रेस पार्टी के 4-4, 5-5 अंग्रेज अध्यक्ष रहे। और ये कहता है कि हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी। A.O. ह्यूम अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे अध्यक्ष थे। तो जब तक इतिहास को फैक्ट नहीं जानेंगे, बहुत सारे मूर्ख जो महान बने घूम रहे हैं उनको एक्सपोज करने में आप नाकामयाब होंगे। इसी कांग्रेस पार्टी ने 5-5, 6-6 अध्यक्ष अंग्रेज बनाए। और ये पार्टी आखिर में आज क्या है वो आप सब जानते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर ये घटना न घटी होती, ये बेईमानी न की होती 1946 में पिताजी ने, तो ये दिन आज आपको देखने को नहीं होता। लेकिन भूल लंबे समय के बाद सुधार लिया आपने। इसलिए 3 बड़े नेता, जिनको मैं पॉलिटिकल नेता नहीं कहता, अगर उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाई होती, उन्होंने निभाई विचारों, इसलिए इस पूरे पॉलिटिकल एरिना से वो बाहर हो गए। और कुछ चापलूस मक्कारों ने उनको उग्रवादी घोषित कर दिया। लेकिन मैं फिर इस बात को एम्फेसिस करता हूं, अगर आज कुछ गड़बड़ है तो इससे दुखी नहीं होना है। हर एक का समय आता है, हर एक का समय आता है। यह ध्यान रखिएगा, 100 साल के बाद कोई भी संगठन, उसमें इतनी बीमारियां आ जाती हैं कि वो स्वतः ही मरने लगता है। 1885 में जो कांग्रेस बनी थी, 1985 में आखिरी चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है। तब से देश की इतनी बड़ी पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में, कभी भाईजान के गले पड़ के, कभी किसी के गले पड़ के सत्ता में है। और 100 साल उसे हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब सिर्फ उस मृत्यु पे पत्थर लगा करके डेट लिखनी है 1885 से 1985 तक। इसलिए मेरा अभी भी मानना यह है कि जिन 3 लोगों को उस समय भारतीय राजनीति ने एक विलेन बना के पेश किया, उनके परिवार के लोग जीवित हैं, वो जीवित नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये काम एक गुजराती ने किया है। काम तो सुन लीजिए जरा, काम तो सुन लीजिए। ताली तो आप बहुत बजाते हैं, तो ताली बजाने ने ऐसा कर दिया है कि पूरा देश ताली बजा रहा है। और कुछ लोगों की हालत ऐसी कर रही है कि वो सड़क पे ताली बजा रहे हैं। ताली हॉल में बजाओ उसके मतलब होते हैं, सड़क पे बजाओ तो कुछ और मतलब होता है। दिन भर सड़क पे ताली बजाया, ऐसा पागल कर दिया है कि इस पागल कदे में कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन रहा है।
उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि मंदिर जाने से मोदी जीतता है, मैं भी जाऊंगा। वो भभूत लगा के मुकाबला करने लगता है मोदी का, उसे पता नहीं है जब तू भभूत लगाता है तो तू जो सामने तेरे खड़ा है वो साक्षात शिव है, तेरी भभूति से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए समय का इंतजार कीजिए, अपने पे विश्वास रखिए। अगर कुछ ऊंच नीच हो भी रही है उसके कारण फौरन सत्ता मत बदलिए। बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजें होने में समय लगता है। आज पटेल के परिवार का कोई नहीं है, उनके भाई के बेटे से मैं मिला था गुजरात में जब आया था, उनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। सरदार पटेल के परिवार से कोई इस सत्ता के फेर में नहीं है, सुभाष के परिवार से कोई सत्ता के फेर में नहीं है, सावरकर के परिवार से कोई फेर में नहीं है। यहां जीते जी अपने परिवार के लोगों को कुछ बना दिया जाए, कुछ स्मारक बन जाए, इसके लिए परिवार अपना पूरा समय लगा देते हैं। मेरा मानना यह है, मेरा यह विश्वास होता है, अपने जीते जी कोई ऐसा काम करके जाइए कि जब आपका परिवार भी ना हो तो जो सत्ता पर बैठा हो उसको लगे कि इस आदमी को जिंदा करना जरूरी है। इसलिए हो सकता है कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों के कारण, अंग्रेजों के दबाव में, जो भी उनके पीछे एजेंडा हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उन्होंने सरदार पटेल, आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। मैं ये बातें इसलिए बार बार कहता हूं कि मन के अंदर ये भाव मत कभी लाना कि मुझे ये मिला नहीं, मैं ये प्राप्त करने के लिए जी रहा हूं। आपका जन्म कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है कि आपको विदेश में हाई पैकेज की नौकरी मिल गई, आप उसके लिए नहीं जी रहे थे। ये दौर मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये दौर सनातन हिंदू सभ्यता के पुनर्स्थापना का दौर है। इसलिए इसमें जितने भी ऐसे हीरो हैं उनको याद भी करना चाहिए, उनका मान भी बढ़ाना चाहिए और उनके पीठ पीछे बोलना भी चाहिए। उनके परिवार में कोई नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, वो ऐसा परिवार नहीं बना के गए थे, ऐसा परिवार तो कम से कम उन्होंने नहीं बनाया। बेहयाई और बेशर्मी जरा देखिए, ये दिल्ली में बैठने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर कमेंट कर देते हैं, या तो बड़े मक्कार हैं या बहुत बिके हुए लोग। ये शर्म की बात नहीं है। अगर हम में से कोई शायद करता तो हम अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में मुंह छुपा के निकलते हैं, लेकिन आप मक्कारी की पराकाष्ठा देखिए। और ऐसी बातें करने वालों को लोग कहते हैं वो हेट मॉन्गर है। भगवान करे हर सनातनी हेट मॉन्गर ही हो जाए। अगर सच कहना हेट मॉन्गरी है तो सब हेट मॉन्गर है। एक आदमी जो पार्टी का उम्मीदवार नहीं बना, जो पार्टी में जीता नहीं, बेईमानी से चुनाव में उसको जीता हुआ घोषित किया, उसको 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड बॉबिल ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। और बेईमानी जब शुरू से होती है तो अंत तक जाती है, छूटती नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम के आगे पंडित कब लगा मुझे पता नहीं। आप सोचो, आज के बच्चों से कहता हूं जरा सोचना कैसा लगेगा अगर कोई बाहर विदेश में आप जाएंगे, अमेरिका में जाकर के बताएंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, तो कहेंगे वही देश जहां एक प्रधानमंत्री बेईमानी से प्रधानमंत्री बना, जहां के एक राष्ट्रपिता ने बेईमानी करके एक आदमी को जिताया, वहां आप उसी देश से आते हैं जो देश का पहला प्रधानमंत्री बना। और इस देश में सिविलियन अवार्ड का नाम सुना है आपने, जिन्हें नागरिक सम्मान कहते हैं, जिसमें भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे करके ये अवार्ड होते हैं जिनको हम सिविलियन अवार्ड कहते हैं। और इस पद्म कमेटी बनी और उसमें यह तय हुआ कि इस पद्म पुरस्कारों को बांटने की कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा। आज भी 1957 में ये अवार्ड बने
प्रधानमंत्री कौन थे? जोर से बोलिए। फूल वाले चचा थे कि नहीं थे? आप सोचिए जरा, हम लोग अगर इस छोटे से आदमी, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, इतनी सी बात अगर हो जाती तो शायद हम सड़क पे मुंह छुपा के निकलते हैं। जवाहरलाल नेहरू उन नागरिक सम्मान बांटने वाली कमेटी के चेयरमैन बने क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जो प्रधानमंत्री होगा वो ही चेयरमैन होगा। बेहयाई देखिए, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि पद्म पुरस्कारों को बांटने की कमेटी के चेयरमैन ने अपने आप को ही भारत ले लिया। ये जब आपको पता चलेगा, वो बड़े विजनरी थे, उन्होंने अपने आप को भारत में, ऐसा कहीं कोई कर सकता है? लेकिन ये परंपरा ब्लड से ट्रांसफर हो रही है। 1971 में उनकी बेटी ने अपने आप को भारत दे दिया। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सरदार पटेल को देंगे? आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं? और उनके एक पुत्र जो हवाई जहाज चला रहे थे, उन्होंने भी ले लिया। ये बेचारा कपड़े इसलिए फाड़ रहा है कि ये कैसे ले, इसको तरस खाए करिए, कभी कभी तरस खाना चाहिए, कुछ पैसे वैसे दे देने चाहिए, टॉफी ऑफी खा, तरस खाने के लिए कुछ पैसे से दे दिया करिए। उसकी मानसिक दशा समझिए कि परिवार में एक ही ऐसा रह गया है। ये परिवार को पैदाइशी भारत रत्न पैदा करता है। हम लोग पूछ रहे हैं ये कहां हुआ था, जिसको क्यों नहीं मिला? तो भारतीय राजनीति को इस तरह भी अगर आप देखें कि भारत की संसद नई बनी, आप सबने देखी होगी नई बनी। आप नई संसद को देखते हैं, मैं नई संसद को नहीं देखता क्योंकि मेरा आंख सिर्फ उस एजेंडे पर रहती है जिससे इस राष्ट्र को बचाने वाले लोग कहां कहां कैसे कैसे उनको सम्मानित किया जा सकता है। मैं इसके अलावा कुछ और देखता नहीं। भारत की संसद बनी, संसद बनके अभी अधूरी ही थी, एक घोषणा हुई। तो जो लोग प्रधानमंत्री और मंत्री और सत्ता दिन भर इसी में रहते हैं, उन्होंने सोचा पता नहीं ये बहुत सारे फालतू के काम करता है, ये भी ऐसी कर रहा होता। अधूरी संसद थी, मैं यहां की बात कर रहा हूं। उसने घोषणा की कि संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। किसी को क्या मतलब है? होगा। 28 मई को उसने संसद का इनॉग्रेशन किया, या नहीं संसद के गेट पर जो पत्थर लगा है वो 28 मई का है। सारे लोग अपनी दुनिया में व्यस्त थे क्योंकि उनकी विजन वहां नहीं जा सकती थी जहां आपके भेजे हुए आदमी की विजन थी। बाद में 2 दिन के बाद सोना बेचने वाले को पता चला कि 28 मई को सावरकर का जन्मदिन होता है। तो सावरकर जिसे आपने खत्म कर दिया, जब भी आप भारत की नई संसद को देखने जाएंगे तो 28 मई के दिन याद रखिएगा और फिर अपने आप से पूछिएगा कि 28 मई ही क्यों। जब ये पूछेंगे तो आपके सामने स्वतंत्र वीर सावरकर की तस्वीर आएगी। और यही नहीं किया, जब तक इस सदमे से उभरते, कई लोगों को सदमा लगा और उस सदमे से जब तक वो उभरते तब तक उसने, जब पार्लियामेंट बन गई और जब नए लोगों को उसमें बिठाया तो बहुत समझदार आदमी भेजा है आपने।
उसको मालूम है कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना। संसद के अंदर एक शॉट आया, उतने ही आया, बस उतने से ही बवाल करना था उसको, और दिखाया। तो संसद जब बन गई है तो संसद में बहुत सारे लोगों के चित्र लगे हैं, लेकिन उसने जो अपना चित्र दिखाया कि दिया जला रहा है और सामने सावरकर का तैलचित्र पार्लियामेंट के अंदर लगा हुआ है। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए कि आपके जीते जी आपको भारत मिले। अगर आप हैं, अपनी ड्यूटी करके जाइए। आने वाली नस्लें आपको 100 फीट जमीन के नीचे से निकाल करके दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति दबा के खड़ा करें। इसमें मत रहिए कि जिंदा होते ही सब मिल जाए, इसके लिए तो एक परिवार बना है। आपको सुभाष चंद्र बोस, जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1945 की एक प्लेन दुर्घटना में मारा हुआ घोषित कर दिया। कमाल है, जो रिकॉर्ड बताते हैं, जो डॉक्यूमेंट निकलते हैं सरकार के, उसमें 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी हो रही थी। आपको ताज्जुब होगा कि इस देश की हालत ऐसी क्यों है। उसकी जड़ में जाएंगे तब पता चलेगा। क्योंकि आजकल जो आपने आदमी भेजा है, आपको लगता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं हुआ। हो सकता है, हम सब सामान्य लोग हैं, लग सकता है, लेकिन उसके सामने चुनौती यह है कि गड्ढा बहुत गहरा खुदा हुआ है। अगर वो उस गड्ढे के बारे में बात करेगा तो बहुत सारे लोग जो है सदमे में चले जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए धीरे धीरे समय लगेगा। इस देश में भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आईबी कहते हैं, आप सबने नाम सुना होगा आईबी का। हमसे बताया जा रहा है ये देश आजाद है। 1968 तक भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जांच करने वाली, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को देखने वाली संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक सुरक्षा कैसे करती है, उसके बाद वो फाइल यहां से सील होती थी और ग्रेट ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के पास हर महीने जाती थी। ऐसे ही थोड़ी इस देश की बुरी हालत है। ये 68 तक, और कौन आजाद देश अपने देश की अंदर की सुरक्षा की जानकारी उस देश की खुफिया एजेंसी MI5 के पास फाइल जाती थी ऑफिशियली। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को आपने मारा हुआ दिखाया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वो महान आदमी है, उनको जितनी बार सैल्यूट किया जाए उतना कम है। सुभाष चंद्र बोस जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, जीत गए, और वही अध्यक्ष आगे तक कंटिन्यू रहना था, तो पिताजी गए उनके पास और पिताजी ने कहा कि सुभाष, मैं चाहता हूं तुम इस्तीफा दे दो, क्योंकि उनको मालूम था सुभाष क्या चीज है। सुभाष अगर होते तो चचा भारत रत्न ले पाते। खुददार आदमी ने 5 सेकंड नहीं लगा, इस्तीफा दे दिया। वो समझ गया अंदर खेल कुछ और है। लेकिन आप सोचिए उस आदमी ने कितना बड़ा काम किया, जिसे आज पूरी दुनिया सलूट कर रही है। सुभाष चंद्र बोस को, जिसको आपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवाया, कि कांग्रेस अगर उसके हाथ में रहेगी और अगर पार्टीशन का समय आएगा, ट्रांसफर ऑफ पावर का समय आएगा, तो बार्गेनिंग हार्ड होगी। 21 अक्टूबर का महीना सिर्फ 2 अक्टूबर से ही जानते हो, यही दुर्भाग्य है। 2 अक्टूबर को एक और हीरो पैदा हुआ था। कितने से थे? वो जो पड़ोसी मुल्क है ना, अभी भी नाम से थर्राता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर का हीरो नहीं बना। जो हीरो है उसे राष्ट्र हीरो नहीं मानता। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजराती होने के बाद भी आपको भी बहुत गर्व नहीं होगा उससे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, अपनी करेंसी चलाई
पासपोर्ट चलाया उस आदमी ने जब भारत की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की तो विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी, लेकिन कायरों के झुंड ने उसको हीरो नहीं माना और उनको जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाने के लिए मरा हुआ घोषित किया। लेकिन एक समय आता है, सुभाष के परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है, बंगाल के अंदर भी नहीं है, ये भी क्रेडिट आपके गुजरात को जाता है। जिस इंडिया गेट पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, ये कोई गाड़ी नंबर GJ 01WS 9632 है, टाटा की गाड़ी हटानी है। ऐसा हटा लीजिए गाड़ी, कोई भी हटा के जाए, किसी की गाड़ी हो तो कोई क्या नंबर बताए, कोई 9632 कोई गाड़ी है वहां हटा दीजिए गाड़ी, सब चले गए। जॉर्ज पंजम की मूर्ति वहां लगी थी क्योंकि जॉर्ज पंजम के वारिसों का राज था इस देश में। उसको यहां से निकाला गया तो दिल्ली के सबसे बड़े करोना पार्क में आज भी मूर्ति लगी हुई है। अब आप मुझे बताइए कि 15 साल का 20 साल का बच्चा जब इंडिया गेट पे जाएगा और जॉर्ज पंजम को देखेगा कि इनकी मूर्ति क्यों लगी हुई है, तो क्या सवाल पूछेगा उसके मन में? कौन सा ऐसा देश होगा कि जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया उनकी मूर्ति लगी हुई है? मूर्ति हट गई, इंडिया गेट की कनोपी खाली हो गई। बीच में कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की कि उसमें इंदिरा गांधी की और गांधी की लगा दें, लेकिन देखिए ये कोशिश बहुत हुई लेकिन गांधी की भी नहीं लगी और न इंदिरा जी की लगी। 2014 के जीतने वाले ने 2019 में सुभाष की मूर्ति वाला। ये बच्चे कह सकते हैं कि देखिए साहब मूर्ति से क्या होता है। मूर्तियां आपके इतिहास की गवाह होती हैं कि आपके इतिहास में कौन हीरो थे और कौन विलेन थे। इसलिए ये तीनों लोग स्थापित हुए जिन्हें भारतीय राजनीति ने हाशिए पर डाल दिया था। अब जब ये समय आया तो बहुत सारे लोग कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर क्यों बनना है? बच्चों को बरगला दिया कि वहां पे टॉयलेट बना दो, वहां पे हॉस्पिटल बना दो। ये राम मंदिर किसी पंथ का मामला नहीं है, ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि भारतीय सनातनी हिंदू सभ्यता में जितने मंदिर तोड़े हैं, शायद आप लोग 3 को जानते होंगे, कुल मिलाकर के 42,000 मंदिर हैं। मंदिर की जगह मंदिर बनना यह हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। ये मंदिर ऐसे नहीं यहां बना दिया कि जमीन घेरने के लिए यहां बना दो। इससे सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना में अगर हमारी संस्कृति का आइडियल भगवान राम थे, उसको किसी इस्लामिक आक्रांता ने डिमोलिश किया, हमारी सभ्यता को तोड़ने के लिए, हमारे मान सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए उसने डिमोलिश किया, तो राम मंदिर सनातन सभ्यता के पुनर्स्थापना का हिस्सा है। और क्यों है मैं बताता हूं। ये बच्चे पूछ सकते हैं कि मंदिर ही क्यों? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर राम मंदिर भारत के सनातन सभ्यता का पुनर्स्थापना का एक पिलर है तो माफ करिएगा, लोग नहीं बताते हैं, बताइए अपने बच्चों को। अगर राजा कोई काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा तंग नजर से मत देखिए, अपनी नजर को बड़ा करिए। अगर राम मंदिर बन रहा था तो बहुत सारे हिंदू वहां ज्ञान बांट रहे थे। उस वक्त भी मेरा यही स्टैंड था और आज भी यही स्टैंड है। और जब बाबरी मस्जिद
जिसे बताया जा रहा है कि मस्जिद भी बाबर के नाम की थी, क्योंकि बाबर तो अल्लाह मियां से बड़े थे इसलिए उनके नाम की मस्जिद थी। उस वक्त भी मैं वहाँ था, 92 में भी मैं वहाँ था, तो बहुत कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि राम मंदिर अगर भारतीय सनातन सभ्यता के पुनर्स्थापना का एक पड़ाव था, तो इन बच्चों को बताना चाहता हूँ। एक इस्लामिक आक्रांता ने आपके मस्जिद और मंदिर इसलिए तोड़े थे कि उसको उस सोच को पैदा करना था। अगर आपके राज्य के निकले हुए आदमी ने राम मंदिर की स्थापना की है, तो आप दूसरी तरफ नहीं देख पा रहे जहां इन बच्चों की नजर जानी चाहिए। जब पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय नाम का कंसेप्ट नहीं था, दुनिया जानती नहीं थी कि विश्वविद्यालय होता क्या है, तब हमारे पूर्वजों ने नालंदा बनाया था और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। पूरी दुनिया के लोग कहां कहां से आते थे, तब हेलीकॉप्टर नहीं थे। उस नालंदा में लाखों विदेशी आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन उसको भी एक पागल इस्लामिक आक्रांता ने इसलिए डिमोलिश किया कि उनका मानना था कि आसमान से एक किताब आ गई है, उसके बाद किसी किताब की जरूरत नहीं है। 90 लाख किताबों में आग लगाई, 4 महीने तक नालंदा में को किताबें जलती रही। अगर राजा ने राम मंदिर की पुनर्स्थापना की, तो नालंदा को भी पुनर्स्थापित किया उसने। जाइए जाके देखिए कि नालंदा क्या है। आज के दौर से, आज के आधुनिक युग से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसलिए ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। और जो लोग अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं, सभ्यताएं भी उन्हें याद नहीं रखती। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको पढ़ करके 17 नंबर लाने हैं और पास हो जाना है। इतिहास बार बार आपको दोनों चीजें दिखाता है, ये हुआ था और आप ये थे। वो गलतियां दोबारा मत करना, यही होता है और कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इस दौर में अपनी भूमिका तय कीजिए और पूरी ईमानदारी से कार्य कीजिए। ये सिलसिला चल पड़ा है। अभी सिर्फ आपको ये करना है कि आप अपने बीच में से बहादुरों को चुनिए, चापलूसों को मत चुनिए, दलालों को मत चुनिए, गुरु घंटालों को मत चुनिए। ऐसे लोगों को चुनिए, उनकी शक्ल अकल जाति पे मत जाइए। जो इस युद्ध में अपनी भूमिका तय करे और उस भूमिका को तय करके ईमानदारी से निभाए, उसी को चुनिए। MP MLA बन के करोड़ों की बिल्डिंगें, करोड़ों का मार्केट बना बना करके कुछ नहीं होने वाला है। ये मार्केट, ये बिल्डिंगें सब यही रह जानी है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कुछ लोग महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र ने औरंगजेब जैसे इस्लामिक आक्रांताओं के पूरे दंश को बहुत सहन किया, राजनीति में अगर आपका कोई आइडियल नहीं है और सिर्फ राजनीति करोड़ों रुपया कमाने, अपने खानदान को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत जाइएगा। क्या पैराडॉक्स है, जिसके बाप से ये पूछा गया कि राम मंदिर तोड़ने में आपका हाथ है, उसने कहा हाथ नहीं, मेरा पैर भी है। उस बाप की औलाद ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने बाप को बेच दिया, और वही आदमी सत्ता प्राप्ति के लिए महाराष्ट्र के अंदर अजान कंपटीशन करा रहा था। इसे कहते हैं कि सत्ता कहां ले जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है इस 5 साल में बची कुची कबर और समाप्त हो जाएगी। और वो जिसके बाप ने शिवाजी को अपना हीरो माना, सत्ता की मजबूरी देखिए कि उसके बाप को हृदय हिंदू सम्राट कहा जाता था। भाईजान का वोट लेने के लिए उसने अपने बाप के सामने अब बाला साहब लगाने की जगह उनको जनाब लगाने लगा।
ये जनाब वोट नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि सनातनियों ने अपनी गिनती का एहसास करते हुए तय कर लिया है कि अब जनाब को नहीं, भाईजान को नहीं, जो भाईजान भारत राष्ट्र के खिलाफ है उनकी जो जान ले ले उसी को वोट देंगे। इसलिए एक कुत्ता, पागल कुत्ता हैदराबाद में बहुत भौंकता है, क्या क्या बोलता है। कहता है कि जब ये योगी और मोदी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। ये कह रहा है, ये कहना धमकी नहीं है। एक सांसद के रूप में शपथ लेने वाला आदमी इस देश के सनातनी हिंदुओं को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। कहां मर गई कोर्ट, कहां मर गए पढ़े लिखे लोग। योगी ने सिर्फ इतना ही कहा, कटोगे तो बटोगे। अरे साहब, देश को बांटने की बात हो रही है, काटने की बात हो रही है। रजाकारों की नाजायज औलाद चुनौती देकर के संसद के अंदर खड़े होकर के ये बकवास कर रहा है, किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। समाज को सांप सूंघ गया है क्या? सारा ठेका नेताओं के पास है क्या? वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के जय फलस्तीन कहेगा। कश्मीर की एक एक्स चीफ मिनिस्टर वो हमास का समर्थन करेगी। उस कश्मीर में जहां सनातनी हिंदुओं की शनाख्त के कारण, कश्यप ऋषि के वंशजों का उनका पूजा पद्धति के कारण मुसलमानों ने हत्या की, 2500 से लोग मारे गए, 2.5 लाख लोग कश्मीर छोड़कर चले गए। वो कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठकर ये बोल पाती है? इस समाज का सारा बौद्धिक जो है सिर्फ सनातनी हिंदुओं पर ही उतरता है। ये चवन्नी छाप आपको चौराहे चौराहे नंगा करते हैं। आप एक भीड़ बन के रह गए 84 करोड़ की। आपको सच बोलने से रोका किसने? और आप नहीं बोलते। बोलते समय आप ये हैं, वो हैं, सब कुछ है, सनातनी नहीं होते। उसका असर बता रहा हूं मैं आपको। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की कि कश्मीर में जिन मुसलमानों ने सनातनी हिंदू पंडितों की हत्या की है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर FIR है। सक्सेसिव सरकारें आ रही हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को घर से निकलते वक्त कोई नाला नजर आ जाए तो सुओ मोटो उस नाले के ऊपर ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन एक कश्मीरी ने ये पिटीशन दी, माय लॉर्ड वो लोग जिंदा हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने हत्याएं की उन पे FIR है, और FIR करने वाले हिंदू नहीं थे, उस समय की पुलिस थी, उसने की है। आप इसको सुओ मोटो, हमारी अर्जी तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मालूम है क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स टू लेट, अब बहुत दिन हो गए, अब तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। ये कह के पिटीशन रिजेक्ट कर दी। ये इसलिए रिजेक्ट नहीं हुई कि प्रमाण नहीं थे, मैं जानता हूं कि क्यों रिजेक्ट हुई। उसी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट 1 हफ्ते के बाद एक पिटीशन दाखिल हुई। उस पिटीशन में कहा गया कि गांधी जी को 3 गोली नहीं 4 गोली लगी थी। पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। गांधी जी की हत्या के प्रमाण हैं। 1989 में कश्मीरी पंडितों का मुसलमानों ने नरसंहार किया, इसका प्रमाण नहीं है। आपकी जायज बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती। मालूम है क्यों नहीं सुनती? इसलिए कि आप सड़क पे खड़े होकर के सर तन से जुदा कर नारा नहीं लगा पाते। ये देश कानून से नहीं चल रहा है। गलत फहमी हिंदुस्तान के लोगों को। इस देश की सत्ता व्यवस्था सिस्टम को भीड़ तंत्र ने डरा दिया है। वो भीड़ तय करती है।
हमको बताया जाता है हेट स्पीच दे रहे हैं हम। इस देश में बहुत लोग हेट स्पीच दे रहे हैं, इसकी सुप्रीम कोर्ट को चिंता है? 5 बार दिन के अंदर हेट स्पीच में अजान में क्या कहा जाता है? पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, अजान में 5 बार क्या कहते हैं आप? नहीं, ये नहीं सुनना है, ये सुनेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चुप है। लेकिन पूरी सड़कों पर न पढ़े लिखे मुसलमान ने, न सेकुलर मुसलमान ने, क्योंकि सेकुलरिज्म इस्लाम के खिलाफ है, एक नहीं निकला। हिंदुस्तान की एक बेटी ने, उसका जब जब नाम लेता हूं मुझे गर्व होता है, पढ़ी लिखी ने, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली उस बेटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष ने साफ साफ कुरान शरीफ की आयतों को कोट करते हुए कहा, उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला, उसने कहीं किसी की आत्मा को नहीं दुखाया। जो हर मुसलमान बोलता है, 5 बार चिल्ला के बोलता है, उसने कहा। तो आपने पूरी सड़कें यहां से लेके जम्मू तक, बंगाल तक, कश्मीर तक कोई कोना नहीं छूटा जिसने सर तल से जुदा करने का हुक्म नुपुर शर्मा को न दिया हो। वो बेटी 80 करोड़ 85 करोड़ इस देश में लोग रहते हैं, क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका अर्थ क्या है? एक देश जिस राष्ट्र का कोई मजहब नहीं है, इस्लाम को मानने वाले 35 देश हैं, इस राष्ट्र का कोई मजहब नहीं है, ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक सेकुलर स्टेट है। उस सेकुलर स्टेट में 5 बार अजान में कहा जाता है अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। ये हेट स्पीच है नहीं? यहां अनेक पंथ को मानने वाले लोग हैं। आप 5 बार चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर पे कहेंगे हाँ ये इस्लामिक स्टेट होता, आप वहां कह सकते थे। यहाँ जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, यहाँ अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं। आप चिल्ला के 5 बार किसको धमका रहे हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं हो सकती? ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि 82 करोड़ लोग सिर्फ 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में देखते हैं। ये किसी को भी सत्ता में बिठा देते हैं, इनको कुछ भी कर लो, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, सब कुछ करेंगे। दुनिया का सिस्टम डर से चलता है। ये समय नहीं है कि आपने पोस्ट लिख दी, प्रोग्राम कर लिए और उससे समझा कि देश बदल गया। नहीं, भारत कंटिन्यूअसली एक युद्ध में ग्रस्त है पिछले 70 सालों से, जिसे लोग देखना नहीं चाहते। हमको दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहां खड़े हैं। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है, कोई तफरीह की चीज नहीं है हमारे लिए कि हम पूरे उसमें घूमे। बहुत से लोग बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग सुबह शाम सिर्फ बैठ करके यूट्यूब पे गाली देते हैं। ऐसों की मैं कभी परवाह नहीं करता। टैक्स आप देते हैं, ईमानदार आप हैं, सड़क पे मारते आप नहीं हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन आपकी बेटी सच बोलने पे अंदर चली जाती है। माफ करना, आप अपने बच्चों से कल ये नहीं कह पाएंगे कि बेटा सच बोला, क्योंकि बेटी ने सच बोला, पूरा देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं मिला उनसे जाकर, मिलना चाहती थी। मैं उस वार्तालाप को पब्लिक नहीं करना चाहता। बहुत दुखी हुआ एक बहादुर और शेरनी लड़की को इस तरीके से जिहादी पागल कुत्तों से बचाने के लिए इतनी लंबी, इतने सारे सिक्योरिटी के बीच में घर में बंद होना पड़ रहा है। बंद है, पूरा देश अपने मजे में है। हमने एक दिन भी कभी इस पर चर्चा की।
अगर ये हमारी बेटी हमारा बेटा होता तो हम क्या करते? और सरकार में ये दो लोग नहीं होते तो कुछ नहीं होने वाला था। सबने कन्नी काटी कि सबको भाईजान का वोट चाहिए, इन दो को नहीं चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में आपकी क्या भूमिका थी? हम सब डर गए। डर डर के जीने से अच्छा है मर जाओ। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो, और मर मर के जीना है तो अच्छा है मर जाओ। क्यों बोझ हो किसी के ऊपर? इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सब पार्लियामेंट में चुन के जाएंगे तभी होगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, मुझे पूरी भरोसा है पूरे देश में। कौन आदमी रात के 10:40 पर इतने सामान गणमान्य लोग, इतने संपन्न लोग, तो गुजरात में तो हर दूसरा आदमी संपन्न है, इतनी बड़ी संख्या में मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आप क्यों आए? मैं टिकट दिलाऊंगा आपको, मेरे पास तो बस की टिकट नहीं है। कोई बात है कि जो आप इसलिए आए हैं? कोई तफरी, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई हवन नहीं है कि चलो भाई चलो चलो वहां फिर उड़ते हुए प्रसाद मिलेगा। यहां कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बातों को अगर आप सुन लेंगे तो कम से कम आपको नींद नहीं आएगी, और ये नींद ना आए ये मैं चाहता हूं। और फिर पूछिए कि ये नींद हमें क्यों नहीं आ रही? कैसे हमारा जमीर इस बात के लिए इजाजत देता है? एक पढ़ी लिखी बेटी अपनी उम्र के इस मोड़ पर घर के अंदर बंद है, इतने सारे सुरक्षा के एपरेटस लगे हुए हैं। सोचिए उसने क्या बुरा कहा था? क्या कोई मां, कोई बहन, कोई भाई अपने बेटे बेटियों से ये कह सकेगा बेटा सच बोल? हर बच्चा पूछेगा। एक बेटी ने सच बोला था, पिताजी आप तब कहां थे? मैं उसमें अपना नाम नहीं लिखाना चाहता। लोग सार्वजनिक मन से नुपुर शर्मा का नाम लेने से घबराते हैं। हमारी सभ्यता परंपराओं में हमको यह बताया गया है मृत्यु निश्चित है, तय है, उसके जाने का समय जगह फिक्स है, उसमें 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होना। अगर मृत्यु निश्चित है तो डर किस बात का है? किसी को सोते सोते आएगी, किसी को मारने के लिए लोग यहां से लेकर दिल्ली तक जाएंगे तब भी नहीं मार। जिसकी नहीं आनी थी उनकी 20 जनवरी 1948 को नहीं आई, उनकी 30 तारीख को आई। हम ये मानते हैं कि हम क्या मानते हैं? साइंस ये कहती है जो भी जिस चीज में भी प्राण होंगे, पेड़ हो, पौधा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, उन सबको एक न एक दिन शांत होना है। वो कैसे होंगे? कुछ एक्सीडेंट में मारे जाएंगे तो वो उनका तय था, कुछ सोते सोते नहीं उठेंगे उनका तय था। और जब ये सच हमें पता है और इस सच को हम दिन भर दोहराते हैं तो डर के जीने से अच्छा ही मर जाओ। इसलिए 2 लोगों की तारीफ करता हूं, ये मैं नहीं कर रहा, उस बेटी ने मुझे बताया। मैं और बातें सार्वजनिक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 लोगों के कारण बची। सबने हाथ छोड़ दिए थे क्योंकि सबको भाईजान का वोट चाहिए था। भाड़ में जाए ऐसी राजनीति जिससे मेरी बेटी को अंदर बंद होना पड़े। पूरी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती होगी? इतने प्रवचन देने वाले सुबह से लेकर शाम तक मौजूद हैं। पढ़ी लिखी लड़की, संपन्न लड़की, सुंदर लड़की, इतना जबरदस्त उसका काम है। उसको सिर्फ इसलिए सच बोलने के कारण कुछ लोग पागल कुत्तों की तरह उसे मारने के लिए सड़कों पे भूखे घूम रहे हैं, तो राज सत्ता उसे बचाने में लगी है। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? किससे डर है? और डर है तो कोर्ट क्यों चुप है?
ने उसकी पिटीशन पे इतनी ऊल जलूल बातें कही है कि पूछिए मत। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि आपके कारण पूरा देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जज साहब, जो ज्ञान एक आम आदमी को दे रहे हो, माई के लाल हो, तो सुप्रीम कोर्ट से घर तक बगैर ब्लैक कैट के जाके दिखाना मुझे है। ऑफिस से निकल के तो सुप्रीम कोर्ट के लोग ब्लैक कैट के साथ जाएंगे, 4-4 गार्ड खड़े रहेंगे। एक सामान्य नागरिक के पास ब्लैक कैट नहीं है तो उससे कह लो माहौल बिगड़ दिया। ये पाखंड इसलिए है कि 84 करोड़ हिंदू, किसी को चावल चाहिए, किसी को बिजली फ्री चाहिए, किसी को साड़ी फ्री चाहिए, हम सबसे सस्ते में बिकते हैं। अगर शादी करते हैं, घर से मां जब घर से बाहर निकलती है तो पूरा परिवार बड़ा चिंतित होता है, मां की साड़ी कैसी है, प्रेस है कि नहीं है, मां की चप्पल कैसे हैं, बाहर जा रही है, लोग क्या देखेंगे, कैसा लगेगा, हमारे परिवार की इज्जत दांव पे लग जाएगी। हमारे पिता घर से बाहर निकलते हैं तो घर के हर आदमी की कोशिश होती है कि पिता के कपड़े ठीक ठाक हो, बटन ना टूटा हो, क्योंकि पिता और मां जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो उस परिवार का रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी हालत देख करके लोग घर के अंदर सोच सकता है कि घर में मां बाप बेटी बच्चे हैं, लेकिन ये कैसे निकला है, उससे पूरे घर का हालात पता चल जाता है। लेकिन हम कैसे लोग हैं कि पूरा राष्ट्र, सारा देश सन्नाटे में आ गया। 4 चौटे, सड़क छाप गुंडे, मजहबी गुंडे, उन्होंने चिल्लाया और पूरी कम्युनिटी साइलेंट रही उनकी। हमारा काम हो गया। कौन सी नियत के साथ आप अपने बेटे बेटी को कहेंगे सच बोलिए? वो बेटी पलट के पूछ लेगी तो आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं उस बेटी को, उस बेटे को निराश ना हो, पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, कोई बोले या ना बोले, नुपुर शर्मा के लिए मैं आखिरी दम तक बोलता हूं। इसलिए कि ये एक नाम का मामला नहीं है कि नुपुर शर्मा है, ऐसी कितने लोगों को इस डर से चुप कर दिया है। सिर्फ चावल और बिजली और पानी और साड़ी और कपड़े और कुर्ते में बिकने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। हमको शर्म नहीं आती हमारे इलेक्शन के बारे में दुनिया कैसे एनालिसिस करती होगी। इस बात की होड़ लगी है, ये 1000 रुपए देगा, हम 2000 रुपए देंगे, और हम उसका कहीं प्रतिकार नहीं कर रहे। इसलिए आप ही की बोली चौराहे चौराहे लग रही है। आपका आदमी मजबूर है, क्योंकि सत्ता के पहुंचे बगैर बड़े काम नहीं हो सकते। इसे सत्ता में पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरती करनी पड़ रही है। 10 साल के बाद भी ये भरोसा क्यों नहीं हो रहा कि अगर ये पुरुष इस 100 साल के सड़े हुए व्यवस्था को बदलने के लिए थोड़ा समय मांग रहा है, तो हम वोट वाले दिन लहुआ पटेल, कड़वा पटेल, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, न्यारी, वहां सब एक बार एक दिन के लिए नहीं हो सकते। और अब ये कंपटीशन हो गया। आपके आदमी ने भारतीय राजनीति के अंदर एक बदलाव जरूर कर दिया है। जो शब्द बोलने से लोग डरते थे, क्योंकि इस देश के पहले झूठे मक्कार फ्रॉड तरीके से बने हुए प्रधानमंत्री का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है। उनको इतनी शर्म थी अपने ऊपर कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, बाय एक्सीडेंट आए हैं हिंदू। ये एक्सीडेंट कहां हुआ ये नहीं बताया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, बाय एक्सीडेंट आई एम हिंदू। हिंदू शब्द कहते ही लोगों को लगता है, इन बच्चों को लगता होगा नो 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 नो, ये कम्युनलिज्म है, ये नहीं कहना चाहिए। नो सॉरी, ये बिल्कुल गलत है। इतना बड़ा बदलाव है क्योंकि मैं सभ्यताओं के एंगल से चीजों को देख रहा हूं। मैं पार्टी विशेष के एंगल से नहीं देखता चीजों को। पार्टी वार्टी के लिए बहुत लोग बोलने के लिए, वो बोलेंगे, उनका काम है।
कम से कम इस पिछले 12, 13, 14 साल के अंदर एक बड़ा बदलाव ये आया है कि भारतीय राजनीति के डिस्कोर्स में सेंटर में ये आ गया है कि अब हिंदू की बात जो करेगा वो ही जीतेगा। पहले क्या था कि हिंदू की बात करेगा वो कम्युनल है, उसे वोट नहीं देना, सेकुलरिज्म का जामा पहनो, सुबह शाम पहनो, सेकुलर सेकुलर सेकुलर। वो सेकुलर पोटलिया बांध के निकल लिया है और हर शब्द को इतना हमने अनर्थ किया है कि हमको आज तक सेकुलर का मतलब नहीं पता। इस जनरेशन जो नई जनरेशन है इसके साथ इंटरेक्ट कीजिए, इसके साथ आर्गुमेंट कीजिए। ये पिताजी के पास इसलिए नहीं आएगी कि पिताजी इसको कुछ बताएंगे। आज हम अपने दौर में एक बर्किना फासो नाम के देश की कैपिटल पता करने के लिए 15 लोगों से पूछते थे भाई क्या इसकी कैपिटल है, वो किताब खरीद लो, ये किताब खरीद लो। आज की युवा पीढ़ी इस संचार क्रांति में अपने पिता के पास जभी तक जाती है जब तक उनकी